Hello students. So today we will study next topic, that is Gauss law. In the previous lecture we have studied about electric flux. In the end we have studied about electric flux. कि flux क्या होता है? Total number of electric field lines passing through a particular area normally to that surface. Okay. So that is electric flux. और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पे आज हम नई चीज पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सीबीएसई बोर्ड में हमेशा इस जो टॉपिक है इसमें से 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है. सो व्हाट इज गॉस लॉ और गॉस थ्योरम. सो गॉस लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है. स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं समझा देता हूं आपको कि सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q. क्लियर, एक पॉइंट चार्ज है. इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात करी थी सिमेट्रिकल होती है एक सर्कल पे. सर्कल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है. इतना हमने पढ़ लिया इसमें. क्लियर. सो मुझे क्या करना है, इसके बीच में से इस चार्ज की वजह से इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है बाहर. ठीक है, कितना फ्लक्स निकल रहा है बाहर. तो कैसे हम बोलते हैं कि सपोज ये सरफेस S है, सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया ds. क्लियर. ये जो सर्कल है ये कोई हाइपोथेटिकल सर्कल है, मतलब एक मैंने सरफेस ड्रॉ कर दी, एक सरफेस ड्रॉ कर दी. उसका सपोज मेरे पास जो रेडियस है वो r है. क्लियर. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस यहां पर इस सरफेस पे. ऐसे छोटे छोटे सरफेस ले लिया, तो मैंने कोई एक सरफेस लिया, उस सरफेस की वजह से इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड. ठीक है. और ये जो ds वेक्टर है ये भी कहाँ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल. ये भी कहाँ होता है, ds वेक्टर जो है ये ds सरफेस एलिमेंट का ds वेक्टर है, इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल. तो हमने पढ़ा था कि इस चार्ज की वजह से किसी सरफेस पे, टोटल सरफेस पे अगर फ्लक्स निकालना है तो कितना होता है फ्लक्स. टोटल सरफेस पे अगर हमने फ्लक्स निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था हम E डॉट ds करेंगे. ठीक है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर करेंगे किस पे, सपोज हमने एक अभी स्मॉल सरफेस लिया, तो स्मॉल फ्लक्स इस सरफेस से कितना निकला. क्लियर. इस छोटी सी सरफेस से स्मॉल फ्लक्स कितना है, d फाई E डॉट ds. इतना हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. और इसको और E और ds क्या है, ये E और ds एक ही डायरेक्शन में है. थीटा क्या है दोनों के बीच में, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर होती है, और सरफेस एलिमेंट का भी नॉर्मल कंपोनेंट, इसका एरिया वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट. एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है. सो cos थीटा cos 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू E ds. इतना हमने पढ़ा था. दैट इज d फाई, दैट इज थ्रू स्मॉल सरफेस एलिमेंट. अगर मुझे पूरी सरफेस पे निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं. क्लियर. सो टोटल फ्लक्स, इस पे भी आएंगे, ये इसी से ही रिलेटेड है. टोटल फ्लक्स कितना होगा, d फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, दैट इज टोटल फ्लक्स ओवर अ सरफेस E ds. यही होगा. ये छोटा, ये थोड़ा फ्लक्स था, ये वाला स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से ये फ्लक्स था. टोटल फ्लक्स क्या होगा, सबको ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे. क्लियर. इस पूरी सरफेस पे, इस पूरी सरफेस पे. क्लियर. मतलब एक ऐसी सरफेस जो इस चार्ज को क्लोज कर रही है, जो इस चार्ज को क्या कर रही है, क्लोज कर रही है. तो टोटल फ्लक्स कितना आया, E डॉट ds. क्लियर. इतना हमने पढ़ लिया था. अब हमने पढ़ा है ये भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये रेडियस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. Q बाय R स्क्वायर. इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं इस चार्ज की वजह से, तो यही होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था. क्लियर. मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मुझे यहाँ मैग्नीट्यूड ही चाहिए. क्लियर. तो मतलब इस हर पॉइंट पे यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इस सर्कल पे क्या है, कांस्टेंट है. क्यों,
क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसको पुट करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर इस फॉर्मूला में पुट करूं, तो मेरे पास फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ds का इंटीग्रेशन, ये छोटा सा एलिमेंट क्या है ds, अगर मैं इस पूरे पे सारा एलिमेंट ds करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इस पूरे सर्कल का ये जो सरफेस है, सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, जो स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर का क्या आ जाएगा, एरिया। ये सरफेस है ना, ये छोटा सा पार्ट, फिर ये छोटा, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा इस सरफेस का एरिया। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे एलिमेंट बना के पूरा एरिया, तो ds इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ कैंसल करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, वी गॉट q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। what is this q is charge enclosed within this surface। q क्या है, इस सरफेस के बीच में जो चार्ज एनक्लोज है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हमें पता है। तो मेरे पास फ्लक्स आया इस चार्ज की वजह से, कितना फ्लक्स आया, q बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना फ्लक्स आया, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही ये गोस थ्योरम बोलती है। गोस थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट गोस लॉ स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब फ्लक्स क्या पढ़ा हमने, E डॉट ds वेक्टर, ये फ्लक्स था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, दिस गिव्स द गॉस लॉ। और अभी इसका मैंने प्रूफ भी किया कि E डॉट ds निकाला, और E डॉट ds किसके इक्वल है, q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओवर अ सरफेस एरिया पे 4 पाई r स्क्वायर, दैट 4 पाई एंड r स्क्वायर कैंसल्स विद दैट एंड वी गॉट q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही निकाला अभी हमने इससे पहले, तो वहीं से ही निकलता है, वो प्रूफ है किसका, इस गोस लॉ का। क्या है, दैट E डॉट ds फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कुछ क्लोज सरफेस पे, जो ये क्लोज्ड सरफेस ये डिनोट करता है, क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज, जितना चार्ज उसमें एनक्लोज होगा वो होगा। तो ये क्या बताता है, बेसिकली हमें अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लक्स निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको एक हम पहले उसमें सरफेस में एनक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे को गोस लॉ, अगर गोस लॉ अप्लाई करना है किसी भी चीज पे, अब मैं आगे उसकी एप्लीकेशन कराऊंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सरफेस को एनक्लोज करना पड़ेगा। वो जो एनक्लोज्ड सरफेस है, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। दैट इज अ hypothetical surface that encloses the total charge। एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉस लॉ के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, गॉसियन सरफेस। एक हाइपोथेटिकल सरफेस हमें हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा। वो सरफेस ड्रॉ करके हमने बताना है कि फ्लक्स कितना है किसी भी चीज के बीच में से, तो सारा चार्ज उसके बीच में लाना पड़ेगा। तो रिमेंबर ये चीज कि चार्ज जितना है वो एनक्लोज होना चाहिए। अगर चार्ज एनक्लोज होगा तभी उसका हम उसकी सरफेस में, कि उसकी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, मतलब कितना फ्लक्स है उसकी सरफेस से, हम वो निकाल पाएंगे। क्लियर, सो दिस इज गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्या क्वेश्चन आता है इसमें कि सपोज आई हैव दिस चार्ज एंड दिस इज माय गॉसियन सरफेस, ऐसे। सो यहां कितना होगा फ्लक्स, यहां गॉस लॉ लगाएंगे तो ऐसे पूछ लेंगे टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे कि E डॉट ds, इसको हम फाई भी लिख सकते हैं। ये E डॉट ds फाई के इक्वल होता है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये किसके इक्वल है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। इस सरफेस के बीच में कितना चार्ज एनक्लोज है, चार्ज एनक्लोज ही नहीं है। ठीक है ना,
खुद से ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, इस सरफेस के बीच में कुछ भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, इसके बीच में चार्ज क्या, जीरो चार्ज तो यहाँ बाहर रखा है, इसके बीच में तो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस के बीच में से कितना आएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ चार्ज ही नहीं है, चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तभी फ्लक्स होगा, सो टोटल चार्ज है नहीं इसमें, तो फ्लक्स है जीरो। ये जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं। सो इफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो देन टोटल फ्लक्स इज जीरो। और क्या क्वेश्चन आता है, एक ऐसा सरफेस दिया होगा, यहाँ चार्ज दिया होगा +2q, यहाँ -q, यहाँ -3q, +3q, कुछ भी, क्लियर, 3-4 चार्ज दिए होंगे कि ये चार्ज पड़ा है, ये चार्ज पड़ा है, ये चार्ज पड़ा है, क्लियर, ये 3 चार्ज हैं एक सरफेस में, तो टोटल फ्लक्स निकालो इसका, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स हमें पता है, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। अब टोटल इसमें कितना चार्ज एनक्लोज है, एक तो +3q चार्ज है, एक +2q चार्ज है और एक -q चार्ज है, ठीक है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, 1/ε0 टाइम्स 3 + 2 5 - 4 4q, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स 4q/ε0 इज माय आंसर, क्लियर। 5 = ये कितना है, टोटल यहाँ चार्ज देख लेना कितना एनक्लोज है, प्लस में 5q है, माइनस में 1q है, ठीक है, तो कितना हो गया नेट चार्ज एनक्लोज, टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, 4q हो गया, ठीक है, तो 4q/ε0 इज द आंसर। ये 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क 1 वर्ड क्वेश्चन में जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, टोटल फ्लक्स कितना बार आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप करिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताना। सपोज मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, साइड मैटर नहीं करता, यहाँ कुछ साइड नहीं है, इसकी साइड कितनी है, सपोज मेरे पास एक चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस क्यूब में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो इसमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। एक तो टोटल फ्लक्स निकालना है क्यूब से, इसमें से ये सरफेस, इसमें देखो इसमें सर्कल नहीं है, सरफेस क्या दे दी है, क्यूब बना दिया, क्यूब के बीच में टोटल चार्ज एनक्लोज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सरफेस जब उसमें स्फेयर था, इसमें स्फेयर नहीं है, इसमें सिंपल ये एक स्क्वायर्ड सरफेस है, ठीक है, स्फेयर वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे, अभी हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब ये निकालना है, और टोटल फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ क्यूब, किसी भी एक फेस पे, किसी भी एक फेस के थ्रू, जैसे ये फेस है, इस फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा इस चार्ज की वजह से, या इस फेस के थ्रू, किसी भी एक फेस के थ्रू आपको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, और एक पूरे क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। फ्लक्स जब मैं बोल रहा हूं दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हेन आई से फ्लक्स दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए इन दोनों के आंसर, क्या आंसर होगा। सो हमने क्या पढ़ा, गोज लॉ पढ़ा, E.ds इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज, क्लियर, ये हमने पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन आता है डेरिवेशन की फॉर्म में, डेराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, डेराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बहुत इजी है, जो अभी हमने पहले प्रूफ किया था उसका। एक चार्ज है, एक सपोज एक मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, अब एक मुझे गॉसियन सरफेस बनानी है। अब आप बोलोगे सर आप स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे, ठीक है, आप ऐसे क्यों बना रहे हो कि गॉसियन सरफेस लेते हैं कि सर्कल है। अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो स्क्वायर में इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, पर सर्कल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्फेरिकली सिमेट्रिक है, क्योंकि ये आर रेडियस है इसका, ये आर रेडियस पे क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, यहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। इसलिए जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया, ये हाइपोथेटिकल सरफेस क्या लिया, स्फेयर लिया, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, स्फेयर लेते हैं। तो सपोज ये सरफेस एलिमेंट है ds, इस ds का आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। मैं ये वाला छोटा सा सरफेस ले रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सो वी नो
according to Gauss law, what Gauss law state, E dot ds over a closed surface S is equal to Q by epsilon naught. Q का मतलब वहां मैंने समझाने के लिए बताया था, अब मैं Q लिख रहा हूं, दैट इज Q enclosed, जितना चार्ज इसके बीच में enclosed है. यहाँ क्या है, Q प्लस Q, तो यहाँ हमने प्लस Q लिख दिया. ठीक है, तो ये गॉस लॉ अभी हमने पढ़ा. उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे हर पार्ट पे क्या है, सेम है. हर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और इन दोनों के बीच में E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0. तो यहां लिख सकते हैं हम E ds cos 0. मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. E ds cos 0, cos 0 क्या होगा 1, और E क्या है, कांस्टेंट है. पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आए. क्लियर, दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है इस बार. ठीक है, प्रूफ में क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करके ये निकालते हैं. इसमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है. क्यों, डिराइव कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्लियर, डिराइव कूलम्स लॉ मतलब कूलम्स लॉ वैसे फोर्स के लिए है, बट हम उस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्लियर, सो E ds cos 0 is 1 is Q by epsilon naught. What is ds, इंटीग्रेशन ओवर सरफेसेस. ds कितना होगा, अभी स्मॉल एलिमेंट है, इसको बार बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पूरा सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई, रेडियस कितना है, स्मॉल r स्क्वायर. मैंने पिछले क्वेश्चन में कैपिटल R लिखा था, क्योंकि मैंने यहाँ लिया ही कैपिटल R था, इसलिए स्मॉल r ले रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वो खुद से जो पूछेंगे पेपर में, वो यहाँ पर अपने हिसाब से रेडियस दे सकते हैं, या स्मॉल r या कैपिटल R, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर. इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, कितना होगा, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. यही तो आई थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. कूलम्स लॉ से जब हमने फोर्स निकाला और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी. ठीक है, और अगर हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं, बट वी नो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू E, where this Q naught is, suppose here is some test charge, कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है, इस चार्ज पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, F is equal to QE. तो हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, Q नॉट Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. तो ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स. तो हमने कूलम्स लॉ डिराइव किया गॉस लॉ से. वी स्टार्ट विद द गॉस लॉ, हमने ये गॉस लॉ से स्टार्ट किया. E कांस्टेंट है, ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, और वहां से क्या निकाला, फोर्स निकाला. क्लियर, सो वी स्टार्ट विद द गॉस लॉ एंड फाइंड द एंड डिराइव्ड द कूलम्स लॉ. हमने गॉस लॉ से स्टार्ट किया और कूलम लॉ डिराइव किया. तो ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है. याद क्या रखना है, total flux through any surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. Next is application of Gauss law. Next is application of Gauss law. अभी हम इसकी आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 एप्लीकेशन पढ़नी है. तो 1 by 1 क्या है, उसका डेरिवेशन है, बहुत इजी, इसको देखेंगे, बस आपको कंसेप्ट फॉलो करना है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, first application is field due to infinite long thin field due to infinite long thin straight uniform charged wire, field due to infinite long straight uniform charged wire. Now what is this, कि मेरे पास suppose 1 second, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक infinite long charged wire है. infinite long मतलब कितनी भी हो सकती है आगे. ठीक है, infinite एक चार्ज वायर है. ये सपोज इस पूरी वायर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है. ये थिन है,
क्लियर, इनफाइनाइट लॉन्ग है, कितनी भी हो सकती है, स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्म चार्ज, तो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, ये चार्ज वायर है, क्लियर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना कि इतनी जगह पे कितना चार्ज है, इतनी जगह पे कितना चार्ज है, रेदर मैं क्या बता सकता हूं, इसकी चार्ज डेंसिटी। हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, चार्ज डेंसिटी भी कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज व्हाट इज दिस। अब उसको पढ़ने से पहले, इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पर, इसकी, इस पूरे की वजह से, इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द यूज ऑफ गॉस लॉ, क्लियर। तो अब इस वायर के ऊपर सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जब भी हमें गॉस लॉ अप्लाई करना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या था, स्फीयर था, इसमें क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक, इसमें स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा सिलेंडर, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा इसमें सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर में एनक्लोज्ड कर लिया, इनफाइनाइट है तो उसका कुछ पार्ट मैंने सिलेंडर में एनक्लोज कर लिया, जो उस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरी इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने एक सिलेंडर में इसको एनक्लोज कर लिया, क्लियर। उस सिलेंडर की लेंथ है L, उस सिलेंडर का रेडियस है R, सिलेंडर की लेंथ है L और सिलेंडर का रेडियस क्या है R, क्लियर। सो इस वायर की वजह से, जो इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, ये जो सिलेंडर है मेरी, ये क्या है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, क्लियर। ये जो सिलेंडर है ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। इस सिलेंडर की वजह से मुझे इस चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्लियर। इसके लिए बेस्ट क्या था, सिमेट्रिकल सरफेस सिलेंडर था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी वजह से आउटवर्ड यहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां होगी या यहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और कैसे होगी, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पतली सी बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें सरफेस कितने हैं, सरफेस एक, इसमें ये सरफेस है, सपोज दिस इज S1 सरफेस, दिस इज S2 सरफेस, दिस इज S3 सरफेस, क्लियर। दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3। तो मेरे पास 3 सरफेस है, जैसे हमने फॉर्मूला में करा, इसको हम लिख लेते हैं DS1 सरफेस, DS2 सरफेस, DS3 सरफेस। तो ये मेरे पास 3 सरफेस है, ये पूरा सिलेंडर है, तो ये S3 एक ही सरफेस है। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये तो सिलेंडर है ना, जैसे मार्कर है, मार्कर में क्या, एक ये सरफेस है DS1, एक ये सरफेस है DS2 और एक ये वाला सरफेस है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, DS3। तो हमें इसकी वजह से अब इस पे गॉस लॉ अप्लाई करना है। और क्या चाहिए होता है हमारे को, इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल यहां होगा DS1, क्लियर। इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल DS2 यहां होगा, और इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा DS3, क्लियर। सबका आउटवर्ड नॉर्मल पता है हमारे को, इस सरफेस का बाहर, इस सरफेस का इधर और इस सरफेस का इधर, आउटवर्ड नॉर्मल। सो अप्लाई गॉस लॉ। तो बस यही ध्यान रखना है, जो भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, ये लीनियर दिया हुआ है, नेक्स्ट हम डेरिवेशन करेंगे उसमें मेरे को शीट दिया होगा, ठीक है। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए बेस्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक फिगर क्या बनती है, ताकि इस पे हर पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहाँ हर पॉइंट पे सेम है, यहाँ उस पूरी लाइन पे हर पॉइंट पे सेम है। अगर मैं सर्कल बनाता तो सर्कल पे हर पॉइंट पे अलग अलग होती ना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग होता, इस वायर का हर पॉइंट का डिस्टेंस उस सर्कल पे अलग होता है। ये सिलेंडर में क्या है, इस वायर की वजह से यहाँ सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, क्लियर। सो अप्लाई गॉस लॉ, वी नो E डॉट ds ओवर अ सरफेस S, ये हम S सरफेस ले लिया इसका पूरा सिलेंडर का, ओवर अ सरफेस S इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसमें क्या है, 3 सरफेस हैं, तो मैं 3 सरफेस में इसको ब्रेक कर लेता हूं। 3 सरफेस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, E डॉट ds 1 ओवर सरफेस 1, इस पे निकालेंगे एक बार हम फ्लक्स, प्लस E डॉट ds2 ओवर सरफेस S2 प्लस E डॉट ds3 ओवर सरफेस S3, क्लियर। तो इन तीनों पे हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
ds, इन तीनों को मैंने पूरी सरफेस को 3 सरफेसेस में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना, E डॉट ds1, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से कहां है, या इधर है या इधर है, और ds कहां है, इधर है, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। क्लियर, इस वायर की वजह से ds1 कहां है, इस डायरेक्शन में है, ds2 कहां है, इस डायरेक्शन में। इन दोनों की वजह से कुछ फ्लक्स होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, E डॉट ds जो है, E डॉट ds क्या होगा, 0, बिकॉज E ds1 cos 90 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ds1 उधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। सिमिलरली ds2 वाले में भी ऐसे होगा, E ds2 cos 90 डिग्री। क्लियर, ये तो ऐसे ही होगा, ठीक, cos 90 0, cos 90 0, तो ये तो दोनों क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। थर्ड सरफेस है, थर्ड सरफेस में E भी इधर है और S3 भी इधर है, E भी इसी डायरेक्शन में है और S3 भी इसी डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा, 0, E ds3 cos 0 डिग्री S3, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, cos 90 0, cos 90 0, और इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, जो हमें फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा, ds3 ओवर सरफेस S3, ds3 ओवर सरफेस S3। तो और ये किसके इक्वल है, ये जो आया ये किसके इक्वल था, q बाय एप्सिलॉन नॉट के, q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, किसके इक्वल है, q बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर, E डॉट ds को हमने क्या किया, E को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ओवर सरफेस S1, ओवर सरफेस S2, ओवर सरफेस S3। S1 S2 they are perpendicular to electric field, so we got 0, and third that is parallel to this electric field S3 surface। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको यहां लिखते हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी मैं इसका यूज करूंगा। सो हमारे पास इसमें क्या आया, E ds3 इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया हमारे पास। क्लियर, अब वी नो, एक तो हमें क्या पता है कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, हम चार्ज नहीं बता सकते ना, यहाँ कितना चार्ज है, इनफाइनाइट है, तो हम इसके इस लेंथ के अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस लेंथ में कितना चार्ज है, दैट इज गिवन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज q बाय l। सो q वी कैन राइट इट एज लैम्डा l, और इसको मैं यहां पुट कर सकता हूं, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में मैं क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, और साथ ही ये ds3, अब ये ds3 क्या है, मैंने बताया था एक सिलेंडर का एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, और एक ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व ds3 क्या है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ds3 पे इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यही होगा ds3 का इंटीग्रेशन। ds3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और q की जगह में क्या लिख सकता हूं, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, curved surface area, we know curved surface area of cylinder is 2 pi rl, where r is the radius of this cylinder, l is the length of cylinder, that is equal to lambda l by epsilon naught, and l cancels with l, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें फाइंड आउट करना था, हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r। तो हमने क्या किया, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, 2 पार्ट 90 डिग्री पे हैं, एक पार्ट पैरेलल है, पैरेलल जो पार्ट है उसकी वजह से ds3 कर्व्ड सरफेस एरिया, और q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम यहाँ चार्ज नहीं बता सकते, इनफाइनाइट है, हम किसी पर्टिकुलर एनक्लोज्ड सिलेंडर के अंदर कितनी डेंसिटी है उसी के बारे में बात कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो चार्ज डेंसिटी अगर इतने पार्ट में लैम्डा है इस लेंथ में, तो यहाँ कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल, उस चार्ज को हमने यहाँ पुट कर दिया, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसे कि विद इंक्रीज इन आर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, मतलब
मतलब और होएगा भी। यहाँ चार्ज है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ये आर इंक्रीज हो रहा है, ये सिलेंडर और इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। और ये फॉर्मूला से भी पता चल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो दिस इज वन derivation, one application of Gauss law in which we find the electric field due to infinite long straight wire. Clear? So in next lecture I'll tell you the another two applications. One is electric field due to infinite thin sheet, and electric field due to spherical shell. Okay, so this is ऑल अबाउट टुडे। मैंने क्वेश्चन जो दिया था आपको फ्लक्स वाला, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में आप उसका आंसर बताना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।